नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हरिद्वार से है, जहां पर निरंजनी अखाड़े में आज सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का चुनाव होना है। इस बैठक में कई आश्रमों के संत भी शामिल होंगे। बेहद अहम ये बैठक बुलाई गई है। तय किया जाएगा कि नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में जो लिखा है उसके आधार पर बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाए या फिर किसी और नाम पर मंथन किया जाए। निरंजनी अखाड़े में आज 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। कई आश्रमों के संत भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। 20 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी की मौत हो गई थी। उसके बाद से उनके उत्तराधिकारी को लेकर तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच आज 11 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी को लेकर चिंतन मंथन किया जाए। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी आज की इस बैठक के बारे में? अमित, अभी कुछ देर बाद यहाँ पे बैठक शुरू होने जा रही है। आप देख सकते हैं अभी हम निरंजनी अखाड़े में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे संत महात्मा दिख रहे हैं। संत महात्माओं की अभी टीम यहाँ पहुँचेगी और कुछ ही देर बाद आचार्य कैलासानंद यहाँ पहुँचेंगे और जितने भी महामंडलेश्वर इस अखाड़े से जुड़े हैं वो अखाड़े के महामंडलेश्वर यहाँ पहुँचेंगे और 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसके बाद यहाँ पे जो उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया जाएगा। बताया जा रहा है क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की जब मौत हुई थी उसके बाद उनका जो सुसाइड नोट था उसमें बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाने की बात उन्होंने लिखी थी। इसी नाम पर अब चर्चा होगी और कुछ ही देर बाद फाइनल भी ये नाम हो जाएगा। जी अमित, सूत्रों के हवाले से कोई अगर जानकारी मिल पाई हो, कुछ और नाम अगर रेस में चल रहे हो, जिन नामों पर विचार किया जा रहे हो सत्येंद्र, या फिर वसीयत में बलवीर गिरी के नाम का जिक्र है तो उन्हीं के नाम पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अमित क्योंकि वसीयत में और जो सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा उनका अपना बताया जा रहा है अभी तक, तो उसमें बलवीर गिरी का ही नाम उन्होंने दर्ज किया था। तो जिसके कारण और नामों पे फिलहाल कोई चर्चा परिचर्चा यहाँ पे होती हुई दिख नहीं रही। हमारी जो बातचीत भी यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड जो संतों से हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, जो वसीयत में नाम है जिनके नाम पर पहले ही महाराज जी ने लिखा है उन्हीं के नाम पर चर्चा होगी, यानी बलवीर गिरी का नाम फुल एंड फाइनल माना जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद जब नाम की घोषणा होगी उसके बाद पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। जी अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की टीम आनंद गिरी को बुधवार को हरिद्वार स्थित उसके आश्रम में लेकर गई। सीबीआई की टीम आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम में करीब 7 घंटे तक रही और आश्रम की तलाशी ली गई। इस दौरान टीम को कुछ जरूरी दस्तावेज और आनंद गिरी का लैपटॉप मिला है। सीबीआई ने आनंद गिरी से जुड़े कुछ लोगों को आश्रम में बुलाया। आज भी सीबीआई आनंद गिरी से बीते कुछ महीनों में जिन लोगों ने मुलाकात की है और अलग अलग ठिकानों के बारे में बातचीत करेगी, छापेमारी करेगी। इसके साथ ही आनंद गिरी के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। आनंद गिरी के मोबाइल डिटेल भी खंगाले गए हैं। इस मामले में हरिद्वार के कई प्रॉपर्टी डीलर भी सीबीआई की रडार पर आ सकते हैं। एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। टेहरी डैम के पास अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के मामले में आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मस्जिद के सामान को बौराड़ी के मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। मस्जिद में लगाया गया टीन शेड भी हटाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग खुद ही अतिक्रमण हटाएंगे। प्रशासन और मस्जिद कमेटी के साथ हुई मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं वसी जमा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि राष्ट्रहित और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि विवादित मस्जिद का मामला अभी अल्पसंख्यक आयोग में लंबित है। ये बड़ी खबर हम आपको टेहरी से बता रहे हैं। प्रशासन और कमेटी के बीच जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया। टेहरी झील के पास बनी मस्जिद के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग में फिलहाल ये मामला अभी लंबित है, लेकिन उससे पहले शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है और खुद ही अब यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। और टेहरी से सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास?
जी अमित, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से टेहरी डैम की झील के पास जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी, ये विवादों में चल रही थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन लगातार आक्रोश जाहिर कर रहा था और कई बार इसके लिए आंदोलन भी किए गए। और अब पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और जो मस्जिद कमेटी है उसके बीच यहाँ पर एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि मस्जिद कमेटी ने स्वीकारा कि अवैध तरीके से बनाई गई है और इसको अब शिफ्ट किया जा रहा है और आज से इसकी कार्रवाई कर दी गई है। और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी द्वारा इस मामले को अल्पसंख्यक आयोग में भी ले जाया गया। अभी मामला अल्पसंख्यक आयोग में लंबित है, लेकिन मस्जिद कमेटी द्वारा ये कहा गया है कि राष्ट्र हित में और जो सौहार्द संप्रदाय बना रहे उसको देखते हुए फिलहाल मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड से अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की आखिरकार विदाई हो गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के करीबी सत्याल को हटा दिया गया है। त्रिवेंद्र कार्यकाल में हरक सिंह को हटाकर सत्याल की ताजपोशी हुई थी और लंबे समय से हरक सिंह रावत सत्याल को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं कर्मकार बोर्ड की सचिव मधु नेगी चौहान को भी हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि श्रम सचिव हरबंस चुग को कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया है। चुग गुरुवार को रिटायर हो रहे थे, जबकि पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पौड़ी जिले में पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव पीठसैंण पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के साथ ही उनके स्मारक का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत और कई विधायक भी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में दीनदयाल योजना के तहत 5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के चेक महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही राठ विकास अभिकरण के तत्वाधान में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कर ग्रामीण महिलाओं को घसियारी किट भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौंपेंगे। हमारे पेशावर कांड के जो नायक थे स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी पुण्यतिथि का आयोजन हम उनके गांव में कर रहे हैं और हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से उनका स्मारक बनाया है, उनका वहां पे स्टैचू बनाया है। उसका उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारे सांसद जी आ रहे हैं। रेप का आरोप झेल रहे शांतिकुंज के प्रमुख प्रणव पांड्या की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। निचली अदालत में पुलिश द्वारा दायर याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में फिर याचिका दाखिल हुई है। मनमोहन सिंह ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट में कहा है कि 8 सितंबर का निचली अदालत के फैसले को निरस्त किया जाए और आरोपी पर केस चलाया जाए। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद पीड़ित युवती को कोर्ट में पेश होने के साथ ही शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की युवती ने प्रणव पांड्या पर आरोप लगाया कि उसके साथ 2010 से 2014 के बीच रेप किया गया और मुंह खोलने पर मारने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले की एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई, जिसके बाद उसे हरिद्वार रेफर कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। पांड्या को कोर्ट में समन कर लेना चाहिए था, चूंकि मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज हमने जो है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो इस केस के महत्वपूर्ण गवाह हैं श्री मनमोहन सिंह, उनकी तरफ से डाली थी, जिसमें कि लड़की को का एफिडेविट मांगा गया और 26 अक्टूबर को लड़की को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये वीडियो रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। सड़क पर चलता हुआ एक भारी भरकम मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। कार में सवार कुछ युवकों ने मगरमच्छ का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चमोली में बुधवार को फिर एक बार से लैंडस्लाइड हुआ। भारी मलबे के चलते सड़क बंद हो गई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर निजमुला इराड़ी मार्ग पर पटेला की है, जहां भारी बोल्डर और मलबा आने के चलते रोड बंद हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी देर शाम टंगड़ी के पास अचानक से पहाड़ से भारी मलबा आ गया। फिलहाल दोनों ही रास्तों को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ जा सकते हैं। अब पीएम मोदी ने केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन के लिए क्यों 7 अक्टूबर का ही दिन तय किया है, आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
भगवान केदारनाथ के धाम में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। लेकिन उससे भी खास है 7 अक्टूबर की वो तारीख जिसे प्रधानमंत्री ने केदारनाथ दर्शन के लिए चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 अक्टूबर को केदारनाथ आने की खास वजह है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक इसी दिन उनको 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बतौर सीएम उनका कुल कार्यकाल 12 साल 227 दिन का रहा, जो गुजरात में किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। और 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए जिस 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उसी के 20 साल पूरे होने पर वो प्रधानमंत्री बनकर फिर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार केदारनाथ आ चुके हैं और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ तब आए जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी साल 2017 में, और अब प्रधानमंत्री का ये केदारनाथ का 5वां दौरा है और वो भी तब जबकि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनकर 4 बार बाबा केदार के दर्शन किए। सबसे ज्यादा बार केदारनाथ जाने वाले पीएम भी वही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018 और 18 मई 2019 को केदारनाथ आ चुके हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर 20 साल पूरे होने के मौके को प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास बनाना चाहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल जिला चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है और पिछली बार कांग्रेस को यहीं पर मुंह की खानी पड़ी थी। इसीलिए नैनीताल में इस बार कांग्रेस का खास फोकस है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस को नैनीताल जिले की 4 सीटों पर जीत का स्वाद चखना है, तो बगावत पर लगाम लगानी होगी। 2022 के चुनावी गुणागणित के बीच नैनीताल जिले में एक बार फिर कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है, क्योंकि जिले की 6 में से 4 विधानसभा सीटों में बगावत के कारण पार्टी पिछले चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। खास बात यह है कि बगावत कर चुके कुछ चेहरे तो एक बार फिर कांग्रेस संगठन में अहम पदों में बैठकर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और बातों ही बातों में अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। 17 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो भाई टिकट नहीं दिया गया तो मैं भी मेरे अपने समर्थकों के दबाव में जो है मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा और मैंने बहुत कड़ी टक्कर दी। 15,000 के आसपास में वोट लाया और मुझे उम्मीद है कि भाई देखिए हम हैं तो कांग्रेस ही, हम सन 90 से कांग्रेस में हैं। पिछली बार हम कांग्रेस में नहीं थे, तब भी मेरा एक शानदार प्रदर्शन रहा था और एक कांग्रेस का पुराना सिपाही होने के कारण आज हम फिर दोबारा कांग्रेस में महासचिव के पद में काम कर रहा हूं और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। बगावती नेताओं की ताकत का एहसास कांग्रेस को भी बखूबी है, क्योंकि लाल ढूंगी से महेश शर्मा 2 बार, लालकुआं से 1 बार हरीश चंद्र दुर्गापाल और 1 बार हरेंद्र बोरा और हल्द्वानी से 2007 में इंदिरा हृदयेश के खिलाफ मोहन पाठक ने बगावती होकर ताल ठोकी थी और सभी मौकों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस सतर्क है। देखिए, ये सच है कि जब भी कुछ लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बगावत करते हैं, तो पार्टी का एक बड़ा नुकसान हो जाता है और जब वरिष्ठ नेता ऐसे लोगों की पार्टी में वापसी कराते हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग दोबारा से पार्टी के खिलाफ चुनाव ना लड़ें। पिछले चुनावों में कांग्रेस से बगावत कर चुके नेता जीत का भी स्वाद चख चुके हैं, इसीलिए बगावती तेवर वाले नेताओं के हौसले बुलंद हैं। साल 2012 में लालकुआं से बगावती रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल तो जीत कर मंत्री भी बने। यही नहीं, भीमताल से राम सिंह केड़ा 2017 में बगावत कर विधायक बन गए। ऐसे में 2022 में ये बगावती कांग्रेस का नुकसान ना करें, इसकी तैयारी पार्टी को अभी से करनी होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहली बार सरकारी स्कूल की लड़कियां भी ड्रोन बनाने से लेकर उड़ाना तक सीख गई हैं
और अब इनमें से 3 बच्चे चेन्नई में होने वाले रॉकेट लॉन्चर मिशन का पार्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल की 130 लड़कियां ड्रोन और सैटेलाइट लॉन्च मिशन का हिस्सा बनी हैं। स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और IBM ने 2 महीने तक स्कूलों में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, जिसके बाद स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए गए और उसमें से 30 लड़कियों का सिलेक्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हुआ। अब ये लड़कियां ड्रोन की बारीकियों को सीख उन्हें उड़ाने में माहिर हो गई हैं। पिको सैटेलाइट के बारे में पता चला तो उसमें हमने देखा कि वो सैटेलाइट कैसे रूम का टेम्परेचर नापती है, ह्यूमिडिटी नापती है। और कल हमने ड्रोन बनाना सीखा, ड्रोन कैसे चलता है, वो किस किस काम में यूज़ आता है, ये सब सीखा हमने कल। को कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो भी हमने फ्यूजन 360 में किया। उसके बाद हमने उसे एनसिस सॉफ्टवेयर में एनालाइज किया। फिर हमने पिको सैटेलाइट के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है उसे बनाने के लिए। अब इनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन अगले साल चेन्नई में होने जा रहे मिशन रॉकेट लॉन्चर में होना है। इसको लेकर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही तैयारी में लगे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, इनको ये अपॉर्चुनिटी AIF और उसकी जो सहयोगी संस्थाएं वो दे रही हैं। ट्रेनिंग सेशन में 2 महीने की ट्रेनिंग थी और वर्चुअल सेशंस होते थे बच्चों के साथ। इनफैक्ट कुछ लाइव सेशंस भी हुआ और कल हमने देखा कि बच्चे बहुत सारा लाइव सेशन करके खुद से डेवलप किया इन्होंने, ड्रोन्स खुद से बनाए, पूरा ड्रोन बिल्ड किया और उसके बाद सैटेलाइट्स भी खुद से बिल्ड किए। सरकारी स्कूलों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जहां संसाधनों का अभाव रहता है, वहां इस तरह की सुविधा वाकई में काबिले तारीफ है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुंबई में ट्रैवल एंड टूर फेयर चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की झांकी भी निकाली गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यहां पहुंचकर लोगों को उत्तराखंड आने का न्योता दिया, जबकि महाराष्ट्र की पर्यटन राज्य मंत्री अदिति तटकरे भी यहां पर मौजूद रहीं। उत्तराखंड की झांकी में भगवान केदारनाथ व बद्रीनाथ, गंगा आरती, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के साथ ही अन्य एडवेंचर खेल भी शामिल रहे और साथ ही योग के जरिए भी लोगों को उत्तराखंड बुलाने की कोशिश की। वो अभी आएंगे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज